दोस्तों, कला मार्क्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हालांकि हम लोगों ने 12वीं के जो 100 मार्क्स की जो हिंदी है उसका 3 टेस्ट यानी कि दे चुके थे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, और ये चौथा टेस्ट है मॉक टेस्ट। आप इस टेस्ट को हल करें। इस टेस्ट में आज का जो सवाल मैंने तैयार किया वो केवल व्याकरण से तैयार किया है। और मैं आपको बतला दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड की एग्जाम दीजिएगा तो आप देखिएगा कि 100 मार्क्स की हिंदी में जो 50 ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें लगभग 25 से 30 फ्रेंड 25 से 30 क्वेश्चन केवल हिंदी व्याकरण का होता है। तो अगर आप बिहार बोर्ड में अगर हिंदी में अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं तो आप व्याकरण पे अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। ठीक है ना। तो आज आइए, आज हम लोग व्याकरण को अच्छी पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं, इस प्रश्नों को हल करते हैं। मैंने 25 प्रश्न तैयार किए हैं। अगर 25 प्रश्न में से अगर आप 20 से अब कर जाते हैं, अगर 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं, तब तो समझिए आपकी व्याकरण में स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप 20 प्रश्न से कम करते हैं तो समझिए व्याकरण में आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। और आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मतलब उतना तो मैं बोलता नहीं हूँ। सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, वे व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। मैं आपको बतला दूं कि देखिए, वर्ण या अक्षर, वर्ण को ही अक्षर बोलते हैं। वर्ण को मिलने से क्या बनता है दोस्तों? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द को मिला करके क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो गया है वर्ण है। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अलग अलग वर्णों का उच्चारण मुख के अलग अलग भागों से होता है। तो कंठ ध्वनि आ जाएगा इसमें क ख। देखिए, क ख मैं आपको बता दूं, कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्योंकि क ख ग घ अंग, आप बोलिए तो कहां से निकलता है? कंठ से। अ का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आ का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और चवर्ग का च छ ज झ या इसका क्या है? तालु है। और ये जो टवर्ग जो लिखते हैं टवर्ग, तो इस टवर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ट ठ ड ढ। और ये तवर्ग त थ द ध, ये तवर्ग का दंत है। क्या है? दंत। जैसे त थ द ध न। लेकिन पवर्ग का ओष्ठ है। जैसे आप बोलते हो ना प फ ब भ म, तो इसका ओष्ठ हो जाएगा। ओठ से इसका उच्चारण होता है। तो निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो क ख जो है हमारा वो कंठ ध्वनि है। अब देखिए, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आप पहले जानिए कि संयुक्त व्यंजन है क्या। संयुक्त व्यंजन उसको बोलते हैं जो दो व्यंजनों के मिलने से जिस व्यंजन का निर्माण होता है। हिंदी व्याकरण में 4 गो व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 गो है। जैसे छ है ना। ये आधा क और मूर्धन्य स के मिलने से छ बना है। ठीक ना। त्र किससे बना है? जरा ध्यान दीजिएगा। आधा त और र को मिलने से त्र बना है। त्र पर से आप देखिएगा ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है? ज और य को मिलने से क्या बना है? ज्ञ बना है। फिर आप देखिए स्र, स्र क्या होता है? तालाबे स आधा और र को मिलने से स्र, तो छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्र हो गया। ये जो है हमारा संयुक्त व्यंजन है चारों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अब जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजन कै गो है? 33 गो है। और पूरा हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। अब देखिए इसको जरा एक बार अच्छा से। इसमें शुद्ध कौन है? ये शताब्दी है, या ये शताब्दी है, ये शताब्दी है। तो ये जो शताब्दी है इसमें शुद्ध है। फिर आप देखिए, निराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अरे भैया, निराशा का हो जाएगा निह जोर आशा। क्या हो जाएगा? निह जोर आशा। पवित्र का संधि विच्छेद करना है। पव जोर इत्र, पवह जोर इत्र, पो जोर इत्र या पो जोर इत्र। तो पवित्र का हो जाएगा पोजोर इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पोजोर इत्र। सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये व्यंजन संधि है सज्जन। सज जोड़जन या सत जोड़जन, सत जोड़जन, तो इसका हो जाएगा सत जोड़जन। देखिए तो में हलंत होगा।
सज्जन का सत जोड़ जन, यहाँ पर त में हलंत होगा, ये व्यंजन संधि है, आपको मैं संधि पढ़ाऊंगा। दिगंबर में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर बराबर क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, देखिए एक होता है उपसर्ग, ध्यान दो, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। क्या होता है, प्रत्यय। देखो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं ये प्रभाव, प्रभाव, तो इसमें प्र उपसर्ग लगा है। आप देखते हो अनुकूल मैं लिखता हूं, जरा ध्यान दो, अनुकूल, तो इसमें अनु उपसर्ग लगा है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय अंत में, जैसे मैं लिखता हूं डिबिया, तो पर होता है डिबिया, लास्ट में इया पर आता है, तो इया। बचपन, बचपन में कौन प्रत्यय हो जाएगा, पन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग न है, तो प्रतिकूल में प्रति आगे लगा है ना, तो इसमें कौन उपसर्ग होगा, प्रति होगा, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, अनुवाद, तो मैं बतलाया हूं उपसर्ग शब्द के पहले लगेंगे, तो अनुवाद में देखिए अनु, इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अनु। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वाह में अगर आप देखिएगा तो निर्वाह में जो उपसर्ग है, नी उपसर्ग है या निह उपसर्ग है या निर उपसर्ग है, आप देख रहे हैं, या निरी उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है निर्वाह में, तो निर्वाह में आप देख रहे हैं कि निर्वाह में जो हमारा जो उपसर्ग जो होगा वो हो जाएगा निर उपसर्ग हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, निर उपसर्ग निर्वाह में होगा। फिर आप देखिए यहाँ अमावट में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है, जैसे अमावट, वट, इसमें कौन प्रत्यय है, अमावट में, तो वट भी हो सकता है या आवट हो सकता है या मावट है या ट है, तो अमावट में कौन सा प्रत्यय, आवट, पढ़िए ना आप, अमावट, अमावट, आवट। बहाव में कौन सा प्रत्यय है, आब, पढ़िए इसको, पढ़िए, अंत में क्या आता है, बहाव, आब आता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आब प्रत्यय हो जाएगा, किसमें, बहाव में। अब आप देखिए चौराहा में कौन सा समास है, तो आपको देखने से लगता है द्विगु समास है। देखिए क्यों, क्योंकि चौराहा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा चार, चतुर्भुज, चतुर्भुज वही चार है ना, पंचवटी पांच वनों का, ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वह समास द्विगु समास होता है। समास का मैंने बहुत बेजोर वीडियो बनाया है, उसको एक बार देख ले। भाई बहन में कौन सा समास होता है, अरे भाई बहन, ये दोनों आपको द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास। वीणा पानी में कौन सा समास है, वीणा पानी आप देख रहे थे, वीणा पानी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना, किसी अन्य का ये हो रहा है, माँ सरस्वती का बोल। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द आप देखिएगा तो इसमें जो यौगिक शब्द है हमारा पाठशाला, क्या है यौगिक शब्द, पाठशाला, तो निम्नलिखित में से यौगिक शब्द पाठशाला। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द क्या है, जानते हैं रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नाक, एक शब्द मैं लिख दिया नाक, अगर आप नाक का कीजिए तो ना अजोर क, तो यहाँ पर ना का कोई अर्थ निकल रहा है ना क का अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द क्या है, अब नाक है, पाठशाला है, नीलकंठ, तो नाक हो जाएगा। कारक के कितने भेद है, अगर आप देखिएगा तो कारक के कितने भेद है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सब हम लोग 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। कारक के 8 भेद है, क्या को भेद है, 8 को। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, पावक है, ज्वाला है, दहन है, सभी है, तो अग्नि को सभी, अग्नि को पावक भी बोलते हैं, ज्वाला भी बोलते हैं और दहन भी बोलते हैं। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, नयन होगा या दीर्घ होगा या लोचन होगा या सभी होगा, तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सभी हो जाएगा, इसमें से आंख का पर्यायवाची शब्द। तो आंख का पर्यायवाची शब्द। अब आप देखिए आगे हम लोग आते हैं, गमन का विलोम शब्द क्या है, गमन, गमन का अर्थ होता है जानते हो, गमन का अर्थ होता है जाना, कहीं पर प्रस्थान करना, कहीं जाना, तो गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन। गमन मतलब चला गया, आगमन मतलब फिर आया, है ना। जिसकी कल्पना न की जा सके उसको अकल्पनीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकल्पनीय। देखो इसमें 4 ऑप्शन है, अकथनीय, जो कहा न जा सके उसको अकथनीय बोलते हैं। अग्रज किसको बोलते हैं, बड़े भाई को क्या बोलते हैं, अग्रज। अजात शत्रु क्या होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, जिसका कोई शत्रु नहीं पैदा लिया हो, नहीं हो, उसको अजात शत्रु कहते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन लगा, मैं सोल्व कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। लेकिन अगर आप मेरे साथ अगर जुड़ते हैं तो 100% मैं आपको बोलता हूँ आपकी हिंदी व्याकरण और हिंदी की तैयारी बहुत जबरदस्त होगी, ठीक ना। जहां पर प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिए, मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ,
उससे आप कांटेक्ट कीजिए, लेकिन आप हिंदी की तैयारी कीजिए। अभी भी आपके पास इतना समय है कि अगर आप सीरियसली रोज अगर रेगुलर हिंदी को 1-1 घंटा देते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो आपका 90 से भव आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है।